तो अब हम एआरटिक स्टेनोसिस की सीवियरिटी को असेस करेंगे। तो किस तरह हम एआरटिक स्टेनोसिस की सीवियरिटी को असेस कर सकते हैं? तो इसके लिए हम यूजुअली इको परफॉर्म करते हैं और इसमें हम क्या देखते हैं, हम वॉल की एरिया को मेजर करेंगे कि वेल की एरिया कितनी है और इसमें हम प्रेशर ग्रेडियंट को देखेंगे। तो हम वेल की एरिया और प्रेशर ग्रेडियंट को वेल में मालूम करेंगे और इससे हम एआरटिक स्टेनोसिस की सीवियरिटी को असेस करेंगे। तो नॉर्मली हमें पता है कि एआरटिक वेल की जो डायमीटर होती है वो 3 to 4 सेंटीमीटर होती है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। तो सीवियरिटी को हमने डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंशिएट किया है कि सबसे पहले तो नॉर्मल कैटेगरी आती है, फिर इसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कंडीशन भी आ सकती है। तो नॉर्मली 3 to 4 सेंटीमीटर वेल की डायमीटर होती है। जो वॉल का एरिया है वो 3 to 4 सेंटीमीटर होता है। तो अगर ये 0.8 से कम हो जाए तो इसको हम कैटेगराइज करेंगे विद सीवियर कंडीशन में। तो जब वॉल का डायमीटर वो 0.8 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो इसको हम कैटेगराइज करेंगे कि सीवियर एआरटिक स्टेनोसिस हुई है। लेकिन अगर ये डायमीटर जो है वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए तो इसको फिर हम कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे? तो इसको हम माइल्ड कैटेगरी में कि माइल्ड स्टेनोसिस हुई है, माइल्ड स्टेनोसिस। लेकिन अगर ये डायमीटर जो है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि मॉडरेट एआरटिक स्टेनोसिस हुई है। तो एआरटिक स्टेनोसिस की सीवियरिटी को हम किस तरह असेस कर सकते हैं? हम इको परफॉर्म करेंगे और इको में हम वेल की एरिया को देखेंगे और प्रेशर ग्रेडियंट को। तो वेल की एरिया को अगर हम देखेंगे, नॉर्मली हमें पता है कि 3 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एआरटिक वेल होता है। तो अगर इसमें नियरिंग इतनी हो जाए कि वो 0.8 से भी कम आए तो इसको हम कहेंगे कि ये सीवियर एआरटिक स्टेनोसिस हुई है। और माइल्ड स्टेनोसिस में क्या होगा? तो माइल्ड एआरटिक स्टेनोसिस में जो वॉल का डायमीटर है वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक नैरो होता है। तो जब वॉल का डायमीटर जो है वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक नैरो होगा तो उसको हम माइल्ड एआरटिक स्टेनोसिस कहेंगे। और अगर 1.5 सेंटीमीटर से भी इसका एरिया जो है वो कम हो गया तो उसको हम मॉडरेट स्टेनोसिस कहेंगे। तो अब हम देखेंगे कि कौन से सिम्टम जो एआरटिक स्टेनोसिस की वजह से कॉज हो सकती है। तो कौन कौन से सिम्टम आ सकते हैं? तो सबसे पहले जो है वो उस बंदे को पेन होगा। तो पेन हो सकता है बंदे को, जिसको हम कहते हैं कि एंजाइना। एंजाइना की कैटेगरी में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और इस्कीमिया कॉज हो सकता है। तो इस्कीमिया किस वजह से कॉज होता है कि हमने पढ़ा कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल इंलार्ज होता है तो इसकी वजह से करोनरी आर्टरी पे प्रेशर पड़ेगा और वो नैरो होगा। तो जब करोनरी आर्टरी नैरो होती है तो इसकी वजह से इस्कीमिया कॉज होगा। नेक्स्ट जो है वो सिंकोपी भी कॉज हो सकती है। और सिंकोपी हम किसे कहते हैं कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को हम सिंकोपी कहते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये क्या होती है? तो जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होती है, कार्डिक आउटपुट, तो सेरेब्रम तक जो ब्लड सप्लाई है वो भी डिक्रीज होती है इसकी वजह से। तो जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होती है तो इसकी वजह से ब्लड सप्लाई सेरेब्रम तक डिक्रीज होती है। तो जब की सिंकोपी कॉज होगी और सिंकोपी में क्या होगा कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी आ सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और एक्सर्शनल डिस्पीनिया भी कॉज हो सकता है। लेकिन एक्सर्शनल डिस्पीनिया जो है वो लेट सिम्टम है। इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो होती है लेकिन क्या होगा कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन जब कॉज होगी तो उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी और एक्सर्शनल डिस्पीनिया कॉज होगा। तो एक्सर्शनल डिस्पीनिया क्या है? ये लेट सिम्टम है। और कब कॉज होगा? जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी।
और हार्ट फेलियर भी काज हो सकता है। और हार्ट फेलियर हमने पढ़ा कि कब काज होगा, कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी और वो एडवांस स्टेज में चला जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की डिस्फंक्शन होगी, और इसकी वजह से जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक पेस है वो भी उसकी भी डिस्फंक्शन होगी। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ये क्या होगा, ये इसमें डिस्फंक्शन काज होगी, तो इसकी वजह से हार्ट फेलियर काज होगा। और ये हमने पढ़ा कि ये क्यों होता है, कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एडवांस स्टेज में चला जाए, उसमें क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो डिस्फंक्शन होगा, तो इसकी वजह से हार्ट फेलियर काज हो सकती है। नेक्स्ट सिम्टम जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग। और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग क्यों होगी, कि इसमें जो है एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ द वेसल होंगे, तो जब वेसल की एबनॉर्मल डायलेटेशन होगी तो उसमें जीआईटी ब्लीडिंग काज होगा। और ये एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द वेसल क्यों होंगे, तो एक तो एंजियोडिस्प्लेजिया की वजह से, एंजियोडिस्प्लेजिया, और दूसरा जो है वो एट्रियो वेनस फॉर्मेशन की वजह से। तो जब एट्रियम वेंट्रिकल में एबनॉर्मल कनेक्शन काज होगी तो उसको हम कहेंगे एट्रियो वेनस मालफॉर्मेशन, तो उसकी वजह से भी जीआईटी ब्लीडिंग काज हो सकती है। अब एंजियोडिस्प्लेजिया क्या है, तो जो स्टमक का सब म्यूकोजल एंड म्यूकोजल लेयर है, इसमें एबनॉर्मल डायलेटेड स्मॉल वेसल को हम कहते हैं एंजियोडिस्प्लेजिया। तो एंजियोडिस्प्लेजिया क्या है, कि म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा में जो एबनॉर्मल डायलेटेड स्मॉल ब्लड वेसल को हम कहते हैं एंजियोडिस्प्लेजिया। इसमें जो एबनॉर्मल डायलेटेड स्मॉल ब्लड वेसल्स, तो अब हम एआर्टिक स्टेनोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करेंगे। तो डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम चेस्ट एक्सरे परफॉर्म कर लें तो क्या होगा कि वो हमें नॉर्मल नजर आएगा, इस पे हमें कोई एबनॉर्मलिटीज वगैरह डिटेक्ट नहीं हो सकती। तो अगर हम इसके लिए हम ईसीजी भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम ईसीजी परफॉर्म कर लें तो इस पे हमें एक तो लेफ्ट वेंट्रिकल की इनलार्जमेंट नजर आएगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट, और दूसरा जो है इस पे हमें लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट भी नजर आ सकती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और लेफ्ट एट्रियम के इनलार्जमेंट हमें ईसीजी पे नजर आ सकती है। और ईसीजी पे हमें इन्वर्टेड टी वेव मिलेगा, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड टी वेव। और इन्वर्टेड टी वेव हमें क्यों मिलता है, कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी काज हुई है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से हमें इन्वर्टेड टी वेव नजर आएगा और डिप्रेस एसटी सेगमेंट होगा, एसटी सेगमेंट जो है वो डिप्रेस नजर आएगा। नेक्स्ट इसके लिए हम अगर इको परफॉर्म कर लें तो इको पे हमें क्या होगा, कि हमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एनालिसिस ऑफ द वॉल अच्छी तरीके से होंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एनालिसिस के लिए हम ईसीजी परफॉर्म करेंगे, और एआर्टिक स्टेनोसिस के लिए हम कार्डिक कैथेटराइजेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं।
तो कार्डियक कैथेटराइजेशन हम किस लिए परफॉर्म करते हैं, इसके जरिए हम एआर्टिक प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट एआर्टिक प्रेशर और इसके जरिए हम डिग्री ऑफ स्टेनोसिस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ स्टेनोसिस। तो ये था डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एआर्टिक स्टेनोसिस। सबसे पहले तो हम अगर चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करें तो हमें नॉर्मल नजर आएगा, अगर हम ईसीजी परफॉर्म करें तो ईसीजी पे हमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नजर आएगी और लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट नजर आएगी, और जो टी वेव होगा वो इन्वर्टेड होगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड होगा। और अगर हम इको परफॉर्म कर ले तो इको हम किस लिए परफॉर्म करेंगे कि हम एआर्टिक वेल की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिसिस है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर ले, तो इसके लिए हम इको को करेंगे, तो इसके लिए हम इको को परफॉर्म करेंगे। और अगर हमें डिग्री ऑफ स्टेनोसिस को चेक करना हो या फिर उसमें एआर्टिक प्रेशर को पॉइंट आउट करना हो तो इसके लिए हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे, और वो भी हम इको के जरिए परफॉर्म कर सकते हैं, इको कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो ये था हमारा एआर्टिक स्टेनोसिस के हवाले से।